बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 की अवधि में पेशवा के पद पर कार्य करते रहे। इसके पूर्व जब से पेशवाई व्यवस्था शुरू हुई, पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, जिन्होंने 1713 से 1720 तक शासन किया। तत्पश्चात बाजीराव प्रथम का शासन आया, जिन्होंने 1720 से 1740 तक शासन किया। उनके निधन के उपरांत महज 18.5 साल की अवस्था में बालाजी को पेशवा बनाया गया। ये बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। अपने पिता के समान सैनिक और सेनापति तो नहीं थे, लेकिन बालाजी बाजीराव व्यवहार कुशल अवश्य थे। बाजीराव के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने मित्र कम बनाए लेकिन शत्रु अधिक बनाए थे, जबकि इसके विपरीत बालाजी बाजीराव ने मित्र अधिक बनाया और शत्रु कम बनाया। उनके समय में जो पूर्व से बाजीराव प्रथम के समय से साम्राज्य विस्तार की नीति चली आ रही थी, इसी को आगे बढ़ाने का कार्य बालाजी बाजीराव के द्वारा किया गया और तत्कालीन समय में छत्रपति साहू ने इनको सतत रूप से प्रोत्साहित करने का कार्य किया। मराठा शक्ति 1752 में देश की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बन चुकी थी और इसका विकास अपने चरम पर पहुंच गया था। मुगल शासक मराठों की कठपुतली बन चुके थे और पूरे भारत भर में चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार मराठों को प्राप्त हो गया था। उत्तर से दक्षिण तक मराठा घुड़सवार निर्विघ्न रूप से आ और जा सकते थे तथा अपना शासनाधिकार लोगों को दिखा सकते थे। लेकिन दूसरी ओर हम ऐसा पाते हैं कि बालाजी बाजीराव के शासनकाल में राजपूत और जाट मराठों से असंतुष्ट रहे और विदेशी मुसलमानों को विदेशी सहायता मांगने के लिए इन लोगों ने बाध्य किया, जो कालांतर में मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली से जो मराठों का युद्ध 1761 में हुआ, जिसे हम पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं, इससे मराठा शक्ति बहुत ही कहना चाहिए कि बड़ी पराजय उनकी इसमें हो गई थी। लेकिन फिर भी बालाजी बाजीराव के समय में जहां मराठा शक्ति का एक और चरमोत्कर्ष हुआ, वहीं विफलताएं भी यहीं से मिलनी शुरू हो गई थी। आइए हम लोग बात करें कि बालाजी बाजीराव के शासनकाल में उनके सामने क्या क्या कठिनाइयां आई। बालाजी बाजीराव के सम्मुख जो कठिनाइयां आई थीं, उसमें कोंकण की ओर से तुलाजी आंग्रे के मामले में, फिर रघुजी भोसले के मामले में और निजाम के उत्तराधिकारियों की ओर से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। जबकि राजपूत और मराठों के रिलेशन के बारे में एक नवीन आधार, एक नवीन बेस भी बालाजी बाजीराव को तैयार करना था। मराठे सरदारों में गायकवाड़ बालाजी बाजीराव से असंतुष्ट चल रहे थे। दूसरी ओर सिंधिया और होलकर के साथ भी इनके मतभेद बढ़ चुके थे। शाहू का कोई अपना संतान नहीं था, वह बुजुर्ग हो गया था और उसके सामने उत्तराधिकारी की समस्या आ खड़ी हुई थी। मराठा साम्राज्य की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि बाजीराव के समय में ही उन पर व्यक्तिगत कर्जा हो चुका था। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों का सामना बालाजी बाजीराव ने बहुत ही साहस के साथ, बहुत ही तत्परता के साथ करना शुरू किया और सबसे पहले उसने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। सबसे पहला काम, उसके परिवार पर जो व्यक्तिगत कर्जा था उसको उसने
समाप्त करने का प्रयत्न किया। इसके लिए उसने कर्नाटक से जहां एक ओर धन वसूला, वहीं दूसरी ओर पुर्तगालियों से जो इसने भूमि प्राप्त की थी उसको इसने छत्रपति शाहू से मांग लिया और इसे मिल गया। इस तरह जो व्यक्तिगत आर्थिक समस्या थी उसका इसने समाधान किया। दूसरी ओर हम बात कर रहे थे कोंकण के तुलाजी आंग्रिया के बारे में। उनका देहांत 1739 में हो चुका था और उसके उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष की स्थिति निर्मित हो गई थी। तुलाजी आंग्रिया और मानाजी आंग्रिया में झगड़ा चल रहा था, जिसमें पेशवा बालाजी बाजीराव ने मानाजी आंग्रिया को अपना समर्थन प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त मालवा की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि 1728 और 1738 में यह क्षेत्र पेशवा को दे दिया गया था, लेकिन अब मुगल इसे स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे और ये बालाजी बाजीराव मालवा के क्षेत्र में अपना पूर्ण अधिकार रखने का प्रयास कर रहे थे। कर्नाटक की जहां तक बात है, कर्नाटक में 1739 में रघुजी भोसले ने आक्रमण किया था और 2 वर्ष पश्चात यानी 1741 में उसने कर्नाटक के नवाब दोस्त अली को मारकर उसके स्थान पर उसके दामाद चांदा साहब को लाकर सतारा में अरेस्ट कर लिया था। 1743 में निजाम ने कर्नाटक पर अधिकार कर लिया, लेकिन 1745 में बाबूजी नायक और 1746 में सदाशिव भाऊ को वहां पर भेजकर कर्नाटक पर मराठों ने पूर्ण विजय पा लिया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में रघुजी ने पेशवा बालाजी बाजीराव से अनुमति लेकर अपने प्रतिनिधि भास्कर पंत को मुर्शिदाबाद में अलीवर्दी खां के पास भेजा, लेकिन अलीवर्दी खां ने चौथ को न देते हुए भास्कर पंत की हत्या करवा डाली। रघुजी इससे बहुत ज्यादा क्रुद्ध हुए और उसने तत्कालीन समय में ओडिशा के क्षेत्र पर हमला किया और 1751 में 12 लाख रुपया प्रति वर्ष चौथ देने के लिए उसे बाध्य किया। रघुजी भोसले आरंभ से ही पेशवा के विरुद्ध थे, क्योंकि रघुजी भोसले की पत्नी और शाहू की पत्नी बहन थी, इसलिए इनके बीच एक पारिवारिक संबंध था और रघुजी भोसले चाहते थे कि साहू उसके पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें, लेकिन ऐसा कालांतर में हो नहीं पाया। रघुजी भोसले जो कि पेशवा के विरुद्ध रहा करते थे, उन्होंने 1739 और 1741 में कर्नाटक पर हमला किया। बरार के क्षेत्र को उन्होंने जीता। बाद में उन्होंने मालवा और बुंदेलखंड के क्षेत्र पर भी हमला किया, जो कि पेशवा की जागीर हुआ करती थी। यानी पेशवा और रघुजी के रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन साहू की मध्यस्थता में इन दोनों के बीच एक समझौता हो गया और यहीं से मराठा सरदार अब अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करने लगे थे। जहां तक हैदराबाद के निजाम और उसके उत्तराधिकारियों की बात है, बाजीराव के निधन के पश्चात निजाम ने मराठों के विरुद्ध मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को भड़काने का काम किया, लेकिन जब उसका पुत्र नासिर जंग ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, तब मराठों की मदद निजाम को लेनी पड़ी थी और बाद के क्रम में पेशवा और रघुजी जब नॉर्थ में व्यस्त थे, उस वक्त कर्नाटक को निजाम के उत्तराधिकारियों ने जीतकर वहां पर सईद खां को एक अल्पायु शासक बनाया, जिसका संरक्षक अनवरुद्दीन को बना दिया गया था। राजपूत राज्यों की जहां तक बात है, वहां पर सिंधिया और होलकर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे थे। उत्तर भारत में जाट एक प्रमुख जाति मानी जाती थी और ये मराठे यानी
बालाजी बाजीराव के समय में मुगल बादशाह की ओर से जाटों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। जाटों का राजा भरतपुर का सूरजमल था, जो बाद में मराठों के लिए नुकसानदेह साबित हुआ था। 1747 में छत्रपति साहू का स्वास्थ्य गिरा और इस समय जब उत्तराधिकार की समस्या आई, तब जेल में पड़ी हुई ताराबाई ने एक बच्चे को प्रोजेक्ट किया, जिसे उसने शिवाजी द्वितीय का पुत्र राजा राम द्वितीय बताया। लेकिन दूसरी ओर कोल्हापुर के संभाजी द्वितीय भी अपनी दावेदारी इस समय प्रस्तुत कर रहे थे और जब 25 दिसंबर 1749 को छत्रपति साहू मरणासन्न अवस्था में थे, उस समय उन्होंने शिवाजी द्वितीय के पुत्र राजा राम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी बनाने की बात कही और इस प्रकार जनवरी 1750 में छत्रपति के नाम पर राजा राम प्रतिष्ठित हुआ। लेकिन ताराबाई उस पर कठोर नियंत्रण रखना चाहती थी और राजा राम उसके नियंत्रण में रहना नहीं चाहता था। इसलिए ताराबाई ने यह रहस्योद्घाटन किया कि यह बच्चा उसका नहीं है, यानी उस शिवाजी द्वितीय का पुत्र नहीं है। इस पर पेशवा ने राजा राम को पूना में बुलाकर एक समझौता किया और उसे हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपने नियंत्रण में ले लिया या कैद कर लिया और अपनी शक्ति को उसने और भी ज्यादा बढ़ा लिया। 1752 में मराठों ने दिल्ली और पंजाब की राजनीति में अधिक हस्तक्षेप करना शुरू किया और 1761 में जो 14 जनवरी की प्रातः 9 बजे पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ, उसमें सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक बड़ी सेना मराठों की मुकाबले के लिए गई थी, लेकिन उनको पराजय का सामना करना पड़ा और इस पराजय के बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र का शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां किसी सैनिक की मृत्यु का शोक न मनाया गया हो। इस तरह बालाजी बाजीराव पानीपत के तीसरे युद्ध में जिस तरह से मराठों की पराजय हुई, उससे बहुत ज्यादा कहना चाहिए शॉक्ड हुए, निराश हुए और अंततः 23 जून सन 1761 को बालाजी बाजीराव का देहांत हो गया। जब हम इनका इवेल्युएशन करते हैं तो हम पाते हैं कि इनके समय में मराठे घोड़े कन्याकुमारी से लेकर हिमालय के झरनों तक अपनी प्यास को बुझाने जाते थे। एक बड़ा साम्राज्य, एक बड़ी शक्ति उन्होंने मराठों की बनाई, लेकिन उसमें स्थायित्व नहीं रह पाया और कहना चाहिए जहां एक और चरमोत्कर्ष हुआ, वहीं डाउनफॉल की भी शुरुआत हुई। पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में और उसके आगे के इतिहास के बारे में हम अगले खंड में चर्चा